नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल ध रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम विवाह के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि विवाह के पूर्व 3 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। वह कौन सी 3 वस्तुएं हैं? अगर आपने इन तीनों का ध्यान रखा तो आपका दाम्पत्य जीवन है वह सुमधुर व्यतीत होगा। जिंदगी के जो बाकी साल है वो कैसे व्यतीत हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर इन विषयों की जो आगे हम बताने वाले हैं उनकी आपने चर्चा नहीं की, उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो दाम्पत्य जीवन है विषमय बन सकता है। कुंडली मिलान हो, विवाह के समय के योग्य मुहूर्त हो और मंगल दोष इत्यादि जो कोई भी दोष है इत्यादि, विवाह में कुल 21 बाबतों का ध्यान रखा जाता है। उनमें से कुछ की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। अगर जल्द ही आपकी शादी होने वाली है, आपका विवाह होने वाला है, या फिर आपके पुत्र पौत्री का विवाह जल्द ही होने वाला है, या फिर आपका विवाह हो चुका है, तो भी आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं आपके लिए यह दोष तो नहीं, ऐसी आपकी कुंडली में तो दोष तो नहीं, तो उसका जल्द ही निवारण करके आप भी लाभ ले सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले विवाह अर्थात क्या? 2 जीव एक साथ मिले उसे विवाह कहते हैं। दोनों का संयोग हो, पूर्व जन्म के बंधे हुए 2 प्रेमी, 2 युगल एक साथ मिलते हैं, उसे विवाह का नाम दिया जाता है। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में से ऐसा संस्कार है जिसमें व्यक्ति है वह जागृत रहता है, क्योंकि गर्भाधान से लेकर समावर्तन संस्कार तक उसके हाथ में कुछ नहीं होता। माता पिता संस्कार करते हैं या फिर गुरुजी उसके संस्कार करते हैं। और विवाह के बाद के जो संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, वो व्यक्ति के जाने के बाद होता है। तो व्यक्ति जिस संस्कार का आनंद पूर्वक आयोजन कर सकता है, जिसमें वह उमंग के साथ भाग ले सकता है, ऐसा संस्कार है विवाह संस्कार। अगर दाम्पत्य जीवन है, आपको योग्य साथी मिल गया तो दाम्पत्य जीवन है वह मोक्ष की ओर ले जाएगा। और अगर आपको साथी चुनने में कोई गलती हुई, अगर आपका कोई साथी ऐसा आ गया कि जिससे आपको जीवन में मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ेगा, तो यह न हो उसके लिए क्या ध्यान में रखना है? विवाह के समय मुख्य 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है कुंडली मिलान। दोनों की कुंडलियां मिलनी चाहिए। उसमें क्या क्या डिटेल है वो हम आगे जानेंगे। दूसरी बात है मंगल का दोष। व्यक्ति मांगलिक है, कन्या मांगलिक है, तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो अगर मांगलिक दोष है तो अगर समयानुसार उसका विधान नहीं हुआ तो उसका फल भुगतना पड़ सकता है। और तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है विवाह के समय में योग्य ग्रह नक्षत्र होना। मतलब कि जब वर और वधू का हस्त मिलाप हो, दोनों का पाणी ग्रहण हो, उस समय कैसे योग बन रहे हैं, किस तरह जिस दिन आप विवाह कर रहे हैं या फिर आपके पुत्र या पौत्री का विवाह हो रहा है, उस दिन सूर्य की दशा देखनी पड़ती है। सूर्य है वह पुरुष की राशि से कितनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, गुरु महाराज है वह कन्या की राशि से कितनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और चंद्रमा की स्थिति दोनों के लिए देखना अत्यंत अनिवार्य है। तो 2021 में जितने भी विवाह योग्य मुहूर्त है, नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के जितने मुहूर्त, उसमें राशि अनुसार क्या देखना है वह सारी विस्तार से चर्चा करके आपके लिए शुभ मुहूर्त निकाले हैं हमने, हमारे विद्वान आचार्यों ने। तो अगर आप वह देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको विवाह मुहूर्त 2021 लिखा हुआ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी मंगल दोष। मंगल दोष क्या होता है, कैसे कुंडली में आता है, उसका निवारण क्या होता है, कैसे निवारण बिना भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, उन सब विषयों की चर्चा इसके पहले एक वीडियो में हमने की है।
अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अत्यंत तीसरी महत्वपूर्ण बात की कुंडली मिलाप करना। कुंडली का मेलाप करने में क्या क्या चीजें होती है, कितने गुण मिलने चाहिए, कितने गुण से अधिक गुण मिले तो विवाह श्रेयस्कर है और कितने गुण कम हो तो हानिकारक है, ज्यादा गुण होने पर भी विवाह नहीं करना चाहिए, कैसी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए, उन सब की वीडियो पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कितने गुण मिलने चाहिए और किन किन वस्तुओं का उसमें ध्यान रखना होता है उसकी चर्चा करते हैं। मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में विवाह नाम के प्रकरण में श्लोक लिखा हुआ मिलता है, उसी से शुरुआत करते हैं। वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गणमित्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिकाः। अर्थात वर्ण, वश्य, तारा, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, यह 8 पैरामीटर्स है जिससे आपको ध्यान में रखना है। इन 8 में अलग अलग गुण संख्या है, उसके आधार पर दोनों की कुंडलियां मिलनी चाहिए। अगर एक गुण नहीं मिल रहा, किस बात का गुण नहीं मिल रहा वो भी देखना है, उससे क्या हानि होगी उसकी चर्चा करते हैं। तो किस, मान लीजिए कि भकूट है तो उससे क्या देखना है, नाड़ी है तो उससे क्या देखा जाता है दाम्पत्य जीवन में भविष्य में। तो वर्ण है वह कार्यक्षेत्र संभालता है, वर्ण से कार्यक्षेत्र, वश्य से आधिपत्य, तारा से भाग्य, योनि से मानसिकता, ग्रह मैत्री से दोनों में सामंजस्य, गण से दोनों के गुण, भकूट से दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच प्रेम और नाड़ी से दोनों का स्वास्थ्य देखा जाता है। मतलब कि जिनके गुण नहीं मिल रहे, मतलब कि भकूट के गुण नहीं मिल रहे तो पैसा भाग्य सब व्यक्ति को मिलेगा, पर जो पत्नी का या फिर पति का प्रेम मिलना चाहिए उस प्रेम में कहीं ना कहीं खोट या फिर कमी देखने मिल सकती है। तो यह सब गुण के अनुसार देखने चाहिए किसके कितने गुण हैं। तो क्रमानुसार वर्ण के 1, वश्य के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण के 6, भकूट के 7 और नाड़ी दोष नाड़ी के 8 गुण बताए गए हैं। अगर दोनों में समानता है तो उत्तम है, तो 8 के 8, 3 के 3 गुण मिलेंगे। अगर कुछ कमी है तो आधे गुण मिलेंगे और बिल्कुल विपरीत है तो 0 गुण प्राप्त होंगे। किसके कितने गुण हैं उसकी चर्चा करें शास्त्रीय श्लोक के साथ ही देखें तो नाड़ी भेदे गुणा अष्टौ सप्तसद्राशि कूटके षड्गुणा गण मैत्र्यां च सौहार्दे पंचखेटयोः योनि मैत्र्यां च चत्वारस् त्रयस्तारा बले गुणाः वश्यत्वे 2 गुणौ प्रोक्तौ वर्ण एकः प्रकीर्तितः। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। कई लोग होंगे जो इनमें विश्वास नहीं करते, परंतु यह आपके विश्वास करने या न करने से मुखरने वाला नहीं, क्योंकि हजारों सालों से ज्योतिष शास्त्र अपने मुकाम पर स्थिर खड़ा हुआ है। कई आंधियां आई, कई लोगों ने इस पर झूठे दावे भी किए, परंतु कहीं ना कहीं उनकी खोट थी और इसमें कुछ वैज्ञानिकता थी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि नाड़ी दोष के विषय में विस्तृत चर्चा हो सकती है। एक एक के विषय में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट कीजिए। प्रत्येक के विषय में एक विस्तृत चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर होंगे। नाड़ी दोष है, सगोत्र विवाह का निषेध बताया है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो जीन्स होते हैं वह एक समान हो जाते हैं, जिससे संतान उत्पन्न करने में उन्हें बाधाएं आती है, इसलिए सगोत्र विवाह का निषेध बताया है। तो यही नाड़ी दोष का भी कारण है। दोनों की अगर समान नाड़ियां हो तो उनमें विवाह श्रेयस्कर नहीं होता, संतान उत्पन्न करने में भी बाधाएं आ सकती है और स्वास्थ्य में भी हानि हो सकती है। तो मेलापक देखना अत्यंत अनिवार्य है। दोनों में अगर कुंडली मिलती है, दोनों की अगर कुंडली मिलती है तो उत्तम विवाह है। अगर 18 से अधिक गुण मिले, टोटल 36 गुण होते हैं, उसमें 18 से अधिक गुण मिले तो विवाह कर सकते हैं। 18 से अधिक गुण में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर सभी प्रकार के गुण मिल रहे हो, 1-2 परिहार रह जाए, मतलब कि मान लीजिए कि सभी गुण मिल रहे हैं परंतु नाड़ी दोष है, तो क्या करें?
तो उसके भी सभी, जैसे कि कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर है ही, कोई भी अगर रोग है तो उसका निवारण भी है। तो अगर यह नाड़ी दोष इत्यादि कोई भी दोष बताए हैं कि अगर भकूट में गुण आपको नहीं मिल रहे तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए, तो उसके परिहार भी शास्त्रों में बताए हैं। कई विद्वान आचार्य है इस पर विचार करते हैं और कई विद्वान है समयाभाव से इस पर विचार नहीं कर पाते। तो इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। अगर कोई गुण आपको नहीं मिल रहे तो उसका भी विधान आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से दोष में क्या करने से उस दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। उसकी चर्चा अगली वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो, कुंडली मिलान कराना चाहते हो, कुंडली बनवाना चाहते हो, विवाह मुहूर्त हो या फिर अन्य किसी भी कोई भी प्रकार के मुहूर्त हो, कोई भी आपका शास्त्रीय प्रश्न हो, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं सभी मेलापक के दोषों का परिहार लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।